हाँ, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, इसके बारे में लिखिए। जिन शब्दों से विशेष्य की जिन शब्दों से विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, जिन शब्दों से विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता। सभी बच्चों को सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज? हेलो, हाँ जल्दी जल्दी लिखिए। जिन शब्दों से विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, कॉमा, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे, यानी जिन शब्दों से निश्चित परिमाण का या मात्रा का बोध नहीं होगा, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे, खीर में थोड़ी चीनी और डालिए। खीर में थोड़ी चीनी और डालिए। यहाँ बच्चों बताइए आप लोग कि कौन सा शब्द जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक है इस पंक्ति में? थोड़ी, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि थोड़ी से ये समझ में नहीं आ रहा है, अनिश्चित है कि थोड़ी का मतलब 100 ग्राम भी हो सकता है, 50 ग्राम भी हो सकता है कि नहीं? चलिए, खीर में थोड़ी चीनी और डालिए। लिख लिए सब लोग, यहाँ तक हो गया? चलिए, उसके बाद लिखिए। पहला हो गया था गुणवाचक, दूसरा हो गया था संख्यावाचक, तीसरा हो गया परिमाणवाचक। अब चौथा नंबर दीजिए, नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, दंत स आकार, व रेफ, न आकार, म ह्रस्वीकार क। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण लिखे। सार्वनामिक विशेषण जो शब्द विशेष्य की ओर संकेत करते हैं, जो शब्द विशेष्य की ओर संकेत करते हैं, जो शब्द विशेष्य की ओर, विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसको विशेष्य ही कहते हैं ना। हाँ, जो शब्द विशेष्य की ओर संकेत करते हैं अथवा जो शब्द विशेष्य की ओर संकेत करते हैं अथवा सर्वनाम या संज्ञा के अथवा सर्वनाम या संज्ञा के अथवा सर्वनाम या संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अथवा सर्वनाम या संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, कॉमा, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द विशेष्य की ओर संकेत करते हैं अथवा सर्वनाम या संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी वैसा विशेषण शब्द जो विशेषता बताता है, लेकिन उसके शब्द जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? सर्वनाम रहेंगे। इसके 4 भेद हैं। इसके 4 भेद हैं। सर्वनामिक विशेषण के 4 भेद हैं। क नंबर लेकर लिखिए ब्रैकेट में क। निश्चयवाचक स्लैश का चिन्ह दे दीजिएगा। निश्चयवाचक स्लैश संकेतवाचक विशेषण। निश्चयवाचक स्लैश संकेतवाचक विशेषण। इसको निश्चयवाचक कहिए या फिर संकेतवाचक कहिए। निश्चयवाचक स्लैश संकेतवाचक। ठीक है।
लिखे? हाँ लिखिए इसके बारे में डैश देकर। ये विशेषण संज्ञा की ओर, ये विशेषण संज्ञा की ओर ये विशेषण संज्ञा की ओर निश्चित रूप से संकेत करते हैं। ये विशेषण संज्ञा की ओर निश्चित रूप से संकेत करते हैं। 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 पूर्ण विराम। इसलिए इन्हें संकेतवाचक या निश्चयवाचक, इसलिए इन्हें संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसलिए इन्हें संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सब लोग लिख रहे हो? हाँ, हेलो, सभी बच्चे लिख रहे हो? हाँ, इसलिए इन्हें संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे लेकर उदाहरण लिखिए। यह आवारा कुत्ता है। यह आवारा कुत्ता है। अब बच्चों इसमें बताओ कि कौन सा शब्द है जो निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है? कौन सा शब्द? इस पंक्ति में यह आवारा कुत्ता है, इसमें कौन सा निश्चय रूप से कौन सा शब्द बता रहा है? बताइए। संज्ञा की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? कौन सा सर्वनाम शब्द? बिल्कुल गलत। यह न सर्वनाम है। कौन सा शब्द है जो सर्वनाम की विशेषता बता रहा है? तो कौन सा शब्द है? यह जो है वो ये सर्वनाम है। और किसके बारे में बता रहा है? आवारा कुत्ता के बारे में। आवारा जो है विशेषण हो गया बेटा, समझो आप लोग, इस चीज को समझो। आवारा शब्द क्या है? कुत्ते की विशेषता बता रहा है ना? हाँ, आवारा कुत्ता कैसा है? आवारा, ठीक है। तो आवारा शब्द जो है ये कुत्ते की विशेषता है, और यह जो है ये सर्वनामिक विशेषण है, और कुत्ता जो है ये संज्ञा है। क्लियर हुआ? यह जो है ये सर्वनामिक विशेषण है, कुत्ता जो है ये संज्ञा है, और यह जो है आवारा सर्वनाम ये विशेषण हो गया। यह जो है वो सर्वनामिक विशेषण हो गया, और कुत्ता जो है वो संज्ञा शब्द हो गया। यानी कुत्ते के बारे में बता रहा है कि कुत्ता कैसा है? आवारा है। अब ये इसके बारे में निश्चय रूप से हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से कि ये कुत्ता जो है आवारा है। आवाज किसके यहाँ से आ रही है? आवाज बंद करो माइक। उसके बाद ख लिखो। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए इसके बारे में लिखिए। ये विशेषण संज्ञा की ओर, ये विशेषण संज्ञा की ओर, ये विशेषण संज्ञा की ओर अनिश्चय रूप से संकेत करते हैं। यानी निश्चित रूप से कुछ नहीं बता पाते हैं, संज्ञा के बारे में नहीं बता पाते हैं। तो ये विशेषण संज्ञा की ओर, जैसे ऊपर वाले उदाहरण में मैंने बताया कि कुत्ते के बारे में निश्चित रूप से बता रहा है कि यह कुत्ता कैसा है। बताइए, निश्चय रूप से क्या बता रहा है? निश्चित रूप से यह कुत्ता कैसा है? आवारा। आवारा है ना? लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि ये विशेषण संज्ञा की ओर अनिश्चित रूप से संकेत करते हैं। लिखो, अनिश्चित रूप से संकेत करते हैं।
अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण डैश देकर लिखिए। ये विशेषण किसी के घर से आवाज आ रही है, अपना माइक ऑफ कीजिए। किसी बच्चे की माइक ऑन है, ऑफ योर माइक। ये विशेषण संज्ञा की ओर अनिश्चय रूप से संकेत करते हैं। अनिश्चय रूप से संकेत करते हैं। पूर्ण विराम। इसलिए इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसलिए इन्हें मेरे बोलने के बावजूद भी कोई माइक ऑफ नहीं कर रहा है। किसके यहाँ से माइक की आवाज आ रही है? माइक ऑन है किस बच्चे का? हाँ, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे लिखो, कोई माँ को पुकार रहा है। उदाहरण लिखो, जैसे कोई माँ को पुकार रहा है। कोई माँ को पुकार रहा है। लिखे। इसमें माँ जो है वो संज्ञा है और पुकारने वाला जो है कोई है। अब वो कौन बुला रहा है निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसीलिए इस तरह के सर्वनामिक विशेषण को कहते हैं जिसमें कोई निश्चित बोध नहीं होता है, उसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। यानी माँ जो है वो संज्ञा है और शब्द कौन सा है अनिश्चयवाचक सर्वनामिक? कोई। ठीक है। उसके बाद ग लिखो, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक, ये ख हो गया। अब ग लिखिए, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण डैश। ये सार्वनामिक विशेषण प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण, ये सार्वनामिक विशेषण संज्ञा की, ये सर्वनामिक विशेषण संज्ञा की प्रश्नात्मक विशेषता को प्रकट करते हैं। ये सर्वनामिक विशेषण संज्ञा की प्रश्नात्मक, प्रश्न लिखकर आ की मात्रा आधा त म क, प्रश्नात्मक विशेषता को प्रकट करते हैं। पूर्ण विराम। ये सर्वनामिक विशेषण संज्ञा की प्रश्नात्मक विशेषता को प्रकट करते हैं। पूर्ण विराम। इसलिए इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसलिए इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसलिए इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें कौन सा शब्द प्रश्नवाचक है बताइए? तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ। हाँ, गुड। जाने की विशेषता पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण है। घ हो गया घ, संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण, ये विशेषण आयुष कुमार 9939 रोल नंबर एंड अर्पणा, माइक ऑफ कीजिए आप लोग अपना, तब से मैं बोल रही सुनाई नहीं पड़ रहा है। अर्पणा कुमारी 9J, अपनी माइक ऑफ करें। अर्पणा, कैन यू हियर मी? माइक ऑफ करो। जब कहा जाता है कि सभी बच्चे माइक ऑफ करें तो क्यों नहीं सुन रही हो? क्या मैं रिमूव कर दूं तुमको? अर्पणा,
चलो उसके बाद लिखो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण एक संज्ञा या ये विशेषण एक संज्ञा या ये विशेषण एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं। ये विशेषण एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं। पूर्ण विराम। प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं। पूर्ण विराम। इसलिए इन्हें संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसलिए इन्हें संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं। पूर्ण विराम। इसलिए इन्हें संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे जो चाकू तुम्हें कल दिया था, उदाहरण जैसे लिखो उदाहरण, जो चाकू तुम्हें कल दिया था, कॉमा, जो चाकू तुम्हें कल दिया था, कॉमा, वह मुझे वापस दे दो। पूर्ण विराम। जो चाकू तुम्हें कल दिया था, कॉमा, वह मुझे वापस दे दो। यहाँ पर कौन सा शब्द इस वाक्य में होगा जो संबंध बता रहा है एक दूसरे के साथ? बताइए। और दूसरा फिर वह। हाँ, ये दो शब्द हैं जो एक दूसरे के साथ संबंध बता रहे हैं। पहला शब्द हुआ जो और दूसरा हुआ वह। ठीक है। अब ऊपर में फिर अंडरलाइन कर लीजिए, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण कौन सा होगा उसमें? तुम कहाँ जा रहे हो में कहाँ को अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण ख में देख लीजिए, कोई माँ को पुकार रहा है, इसमें कौन सा शब्द होगा? कोई। अंडरलाइन करते चलिए। फिर उसके बाद ऊपर में है निश्चयवाचक या संकेतवाचक विशेषण में यह आवारा कुत्ता है, इसमें कौन सा शब्द होगा? यह। ठीक है, अंडरलाइन कर लिए सब लोग? हेलो। चलिए अब चौथा। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि पद के 5 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो 3 आप लोगों को लिखा दिया मैंने, संज्ञा सबके भेद, सर्वनाम भी सबके बारे में, विशेषण भी सबके बारे में हो गया। अब चौथा उसमें लिखिए क्रिया। चौथा पद के प्रकार इसमें होता है क्रिया। जल्दी लिखिए। क्रिया लेकर डैश दीजिए। जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं, जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं, कॉमा, वे क्रिया कहलाते हैं। जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं, कॉमा, वे क्रिया कहलाते हैं। पूर्ण विराम। वे क्रिया कहलाते हैं। पूर्ण विराम। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद लिखिए। क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं। डैश। पहला सकर्मक क्रियाएं। पहला लिखिए, क्रिया के 2 भेद होते हैं, इसमें पहला सकर्मक क्रियाएं। सकर्मक, स का मतलब बच्चों होता है साथ, और अ का मतलब होता है साथ नहीं। तो सकर्मक यानी जिस क्रिया में कर्म हो। सिंपल रूप से इसको समझोगे, सकर्मक यानी जो क्रिया कर्म के साथ हो, और अकर्मक यानी जो क्रिया के साथ, जिस क्रिया के साथ कर्म
नहीं हो वो अकर्मक, और जिस क्रिया के साथ कर्म हो वो सकर्मक। एकदम सिंपल। तो लिखिए सकर्मक क्रियाएं, डैश देकर, जिस क्रिया के साथ कर्म हो, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो। मान लीजिए कर्म दिखाई नहीं पड़ा लेकिन वहां लग रहा है कि कर्म की संभावना है, तो जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना, स अनुस्वार भाकर भावना संभावना हो, तथा जिस क्रिया का फल, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, तथा जिस क्रिया का फल, तथा जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर, तथा जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता हो, तथा जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता हो, कौमा, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, तथा जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता हो, कौमा, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, राम फल खाता है, राम फल खाता है, पूर्ण विराम, ब्रैकेट में लिखिए, यहाँ खाना क्रिया के साथ, खाना को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिख लोगे, यहाँ ब्रैकेट देकर लिखो, यहाँ खाना शब्द क्या है, क्रिया है ना, खाने का काम पता चल रहा है। यहाँ खाना सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखो, खाना क्रिया के साथ कर्म कौन सा शब्द है, कोई बताए मुझे। इस उदाहरण में राम, हाँ वेरी गुड, खाना क्रिया के साथ फल कर्म है, फल को भी सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे। राम फल खाता है, यहाँ खाना क्रिया के साथ फल कर्म है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट, कहते हैं ना। एंड वर्ब हो गया खाना, और राम हो गया कर्ता, सब्जेक्ट, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, यानी काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, और क्रिया को वर्ब कहते हैं, एंड कर्म, कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं। इतना समझ में आया सबको? हाँ बोलो। हाँ, नेक्स्ट दूसरा, अकर्मक क्रियाएं, ये सकर्मक क्रियाएं हो गया, अब अकर्मक क्रियाएं, अकर्मक क्रियाएं, इसका लिखिए, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता। जैसे अ का मतलब ही मैंने आप लोगों को समझा दिया, अ का मतलब नहीं, स का मतलब साथ। तो अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है, और सकर्मक में कर्म पर पड़ता है और अकर्मक में कर्ता पर पड़ता है, यानी सब्जेक्ट पर। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे जैसे शीला हंसती है, शीला हंसती है, पूर्ण विराम, ब्रैकेट में लिखो, शीला हंसती है, पूर्ण विराम। यहाँ कर्म का अभाव है, यहाँ कर्म का अभाव है, तथा यहाँ कर्म का अभाव है तथा सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखो हंसती है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखो हंसती है, क्रिया का फल शीला पर पड़ता है। यहाँ हंसने का काम कौन कर रही है, शीला। अब शीला हंसती है, उसका ये भी बताया गया है कि सकर्मक और अकर्मक की पहचान हम
क्या लगाकर प्रश्न कर सकते हैं। अब जैसे हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं कि शीला क्या हंसती है, कोई उत्तर मिल रहा है? बच्चा बताओ बच्चों, शीला क्या हंसती है, कोई उत्तर नहीं मिला, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। और राम, इसके पहले सकर्मक क्रिया में जैसे राम फल खाता, इसमें मैंने पूछा कि राम क्या खाता है, उत्तर मिला फल, तो इसलिए वो सकर्मक हो गया चूंकि वहां कर्म है। लेकिन यहाँ अकर्मक कैसे हुआ? क्योंकि क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर जब उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया जो है वो अकर्मक हो गई। ये भी एक पहचान है, समझ में आई बात? अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शीला हंसती है, क्या हंसती है भाई? शीला गाती है, शीला रोती है, क्या रोती है? शीला दौड़ती है, क्या दौड़ती है? तो इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं जिसका प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, वहां कर्म होता ही नहीं है, तो वहां वो क्रियाएं जो है वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ कर्म का अभाव है तथा हंसती है, क्रिया का फल शीला पर पड़ता है। हंसती है को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो और शीला को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। क्रिया का फल शीला पर पड़ता है। चलिए इन्वर्टेड कॉमा, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। पांचवा और अब आपका अंतिम, 10 मिनट रह गया, जल्दी जल्दी लिखे। अव्यय, अ आधा व य, अव्यय। अव्यय को बच्चों तुम लोग, आप लोग इस तरह से समझो, अ का मतलब नहीं, व्यय का मतलब होता है खर्च। व्यय का मतलब ऐसे शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्यय का शाब्दिक अर्थ आय और व्यय। आय का अर्थ क्या होता है बताइए कोई जल्दी? आय का क्या अर्थ होता है? आना, इनकम। और व्यय का मतलब खर्चा, खर्च होना। तो मान लीजिए आपके पास, आप आमदनी कर रहे हैं तो व्यय भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अव्यय का मतलब होता है जिसमें कोई खर्च नहीं होता है, जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी जो जैसा रहता है उसी तरह से रहता है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है अव्यय। यानी इसमें कोई खर्च ही नहीं होता है। खर्च नहीं होता है मतलब इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, इसलिए इस तरह के शब्दों को क्या कहते हैं हम? अव्यय। चलिए अव्यय लिखकर डैश दीजिए। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक सब कॉमा देकर लिखेंगे। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण विकार उत्पन्न नहीं होता। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण विकार उत्पन्न नहीं होता, कॉमा, अव्यय कहलाते हैं। अव्यय को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, अव्यय कहलाते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण विकार उत्पन्न नहीं होता, कॉमा, अव्यय कहलाते हैं। जैसे, जैसे लिखकर डैश दीजिए, जैसे, और सब में कॉमा देंगे। अब, यहाँ, वहाँ, ये सब कॉमा देकर लिखते जाएंगे। अब, यहाँ, वहाँ, क्यों, कैसे, इसलिए, तथा, और, तथा, और, जब, सब में कॉमा होगा, जब, किंतु, परंतु, इधर, किंतु, परंतु, इधर, कब, कब, तब, आज, कल, आज के बाद कॉमा, कल, आदि। आ द में छोटी मतलब दी। फिर से मिला लीजिए। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार उत्पन्न होना मतलब किसी तरह का कोई परिवर्तन न होना, अव्यय कहलाते हैं। जैसे अब, यहाँ, वहाँ, क्यों, कैसे, इसलिए, तथा, और, जब, किंतु, परंतु, इधर, कब, तब, आज, कल, आदि। लिख लिए सब लोग? उसके बाद लिखिए अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला, अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला,
क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। पहला क्रिया विशेषण, डैश देकर लिखिए, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है, कॉमा, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है, कॉमा, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है, कॉमा, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं, पूर्ण विराम। उसके बाद दूसरी पंक्ति में लिखिए, क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, डैश देंगे। अब क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं। अ लिखकर ब्रैकेट में लिखें, अ। पहला क्या है? स्थानवाचक, स्थानवाचक लेकर डैश दें। स्थानवाचक, क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले, क्रिया के स्थान का, क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले विशेषण, क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले विशेषण स्थानवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले विशेषण स्थानवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे जैसे दिवाकर ऊपर बैठा है। जैसे दिवाकर नाम है, द हर्षिकार व करवा कर, दिवाकर ऊपर, बड़ा ऊ होगा, बड़ा ऊपर, ऊपर बैठा है। इसमें कौन सा शब्द बच्चों बताइए स्थानवाचक होगा? जल्दी बताइए। ऊपर, वेरी गुड। हाँ, तो क्या ऊपर शब्द कभी भी लिंग वचन कारक काल आदि के कारण कभी इसमें परिवर्तन होगा? होगा? नो। जैसे अगर मान लीजिए लड़की ऊपर बैठी है, लड़का ऊपर बैठा है, तो परिवर्तन किस में हो रहा है? क्रिया में हो रहा है ना, बैठी है और बैठा है। क्या ऊपर के में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये स्थानवाचक विशेषण है। और ऊपर शब्द जो है ये अव्यय है, और अव्यय में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। बात समझ में आ गई? तो अ हो गया स्थानवाचक। उसके बाद लिखिए ब, कालवाचक। ब लिखकर ब्रैकेट में लिखें, कालवाचक। कालवाचक का मतलब क्या होता है? समय। काल का क्या अर्थ होता है? समय। हाँ, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के, अच्छा जो बच्चे हिंदी दिवस के लिए और कविता वगैरह, स्पीच अभी तक किसी का नहीं उतना आ रहा है, स्पीच भी आप लोग भेजिए, ठीक है, अपना यूनिफॉर्म पहनकर और रिकॉर्डिंग करके, ठीक है, स्पीच भी भेजिए। हाँ, चलिए लिखिए, कालवाचक, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने का समय जाना जाता है, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने का समय जाना जाता है, कॉमा, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने का समय जाना जाता है, कॉमा, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने का समय जाना जाता है, कॉमा, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इसमें कौन सा शब्द होगा कालवाचक? बताइए। कल। हाँ, कल को अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ, समय बताया जा रहा है कि मैं कब जाऊंगा दिल्ली, कल, तो ये कालवाचक हो गया, कल को अंडरलाइन कर लें। अ ब हो गया। उसके बाद लिखिए स, दंत स, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया की मात्रा, जिन क्रिया विशेषणों से
क्रिया की मात्रा अथवा परिमाण का बोध होता है, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया की मात्रा अथवा परिमाण का बोध होता है, कॉमा, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया की मात्रा अथवा परिमाण का बोध होता है, कॉमा, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बबली की बेटी बहुत ज्यादा रोती है। बबली की बेटी बहुत ज्यादा रोती है। बहुत ज्यादा, आधा ज के नीचे नुक्ता होगा, य आकार दो आकार। बबली की बेटी बहुत ज्यादा रोती है। इसमें बताइए कौन सा शब्द परिमाणवाचक होगा? बताइए, जल्दी जवाब दीजिए। किसको अंडरलाइन करेंगे? परिमाणवाचक में बहुत ज्यादा, ये परिमाण बताया जा रहा है ना, बहुत ज्यादा। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया की मात्रा अथवा परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत ज्यादा, रोने की विशेषता बता रहा है, बहुत ज्यादा। तो अ ब स